नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। उत्तर प्रदेश के एनसीआर का क्षेत्र गाजियाबाद में AK-47 की गूंज फिर सुनाई दी है। कल देर शाम भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजपाल तेवतिया पर जिस तरह से खतरनाक तरीके से बीच हाईवे पे AK-47 से हमला हुआ, वो उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर एनसीआर क्षेत्र में अपराध राज की फिर से एक बार गवाही दे रहा है। बीच सड़क पर तेवतिया की गाड़ी को रोककर हमलावरों ने 2 AK-47 पिस्टल और कार्बाइन से हमला किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त कितनी बड़ी गोलीबारी की घटना मुरादनगर गाजियाबाद में हुई होगी। प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि जैसे दीपावली के दौरान पटाखे बजते हैं, उस तरह से वहां पर फायरिंग हो रही थी और तेवतिया की गाड़ी में 35 से ज्यादा बुलेट्स अब तक बरामद हो चुकी हैं, जो कुछ भी जांच की प्रक्रिया चली है। तेवतिया को खुद 4 से 5 गोलियां लगी हैं, जिसको ऑपरेशन के बाद निकाला जा चुका है। हालत बहुत गंभीर है। 7 अन्य लोगों को भी गोलियां लगी हैं। तो उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय के बाद एनसीआर क्षेत्र में AK-47 गूंजी है और फिर एक बार उत्तर प्रदेश का जो अपना अंडरवर्ल्ड है, उसकी धमक सुनाई दी है। फिलहाल हमलावरों का कोई भी सुराग 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पुलिस के पास नहीं है, सिर्फ लकीर पीटी जा रही है। गाड़ी बरामद हुई है, वो भी बदमाश छोड़कर भगे तब। नकली नंबर प्लेट लगाई गई। तमाम चेकिंग के बावजूद, तमाम जगह नाकाबंदी के बावजूद एक भी आरोपी बदमाश अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। जो कुछ भी हमलावर छोड़कर गए, पुलिस सिर्फ वही बरामद करके अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है। हमलावरों ने एक AK-47, एक राइफल, एक कार्बाइन और 2 पिस्टल और इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनका पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया है, ये छोड़कर फरार हुए हैं। गुड़गांव और हरियाणा से जो गाड़ी लूटी गई थी, उसी को हमले में इस्तेमाल किया गया। तो क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और यूपी के हाईवे किस तरह से खतरनाक होते जा रहे हैं, बुलंदशहर के बाद ये घटना उदाहरण है। हालांकि बुलंदशहर में CBI जांच के आदेश आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिए हैं। उसके बाद अब ये बात शुरू हो चुकी है कि एनसीआर के क्षेत्र में बढ़े हुए अपराध राज की वजह क्या है। तो इसी खास विषय पर चर्चा, 4 महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। जूही सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता हेमंत तिवारी, यूपी के जाने माने पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है। SR दारापुरी उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व अधिकारी, पूर्व IG स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और विजय बहादुर पाठक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री। जूही सिंह जी, जो कुछ भी इस वक्त एनसीआर के क्षेत्र में और खासतौर पर हाईवे पर चल रहा है, उसको देखकर आम आदमी बहुत डरा हुआ है, परेशान है और आपकी सरकार कोई भी प्रभावी स्टेप उठाने में अब तक कामयाब नहीं हुई है। उसी की वजह से अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया कि AK-47 से अटैक हो रहा है। अब क्या बचा है? नेवटिया जी पे जो दुर्घटना हुई है, एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। आशा है स्वास्थ्य लाभ करके जल्दी घर जाएंगे। AK-47 और जो भी चीजें वहां से बरामद हुई हैं, AK-47 स्पेशली और कार्बाइन आपने बताया है, दोनों का लाइसेंस जहां तक मेरा ख्याल है उत्तर प्रदेश सरकार ने इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। इस बेसिस पर एक बड़ा खुलासा जल्दी ही होने की उम्मीद है। प्रश्न चिन्ह हमारी सरकार पे है, जिम्मेदारी भी हमारी है कि हमारे क्षेत्र में ऐसी दुर्घटना क्यों हुई। गाड़ी AK-47 जैसे प्रतिबंधित हथियार का लाइसेंस कोई नहीं देता। अगर तो उस बेसिस पर भी ये पता करें कि AK-47 और कार्बाइन आपने कोट किया, दोनों कार्बाइन का लाइसेंस मिलता है। हालांकि ये जिम्मेदारी पुलिस की है कि उसको वापस ट्रेस करें और वो ट्रेस करेंगे। उसके अलावा नेवटिया जी के बारे में बताया जाता है कुछ व्यक्तिगत विद्वेष या व्यक्तिगत दुश्मनी थी। मैं एक क्षण के लिए मान लेता हूँ कि व्यक्तिगत दुश्मनी थी, तो क्या आपकी कानून व्यवस्था इस कदर कमजोर है कि बीच हाईवे पर 100 से ज्यादा राउंड की फायरिंग AK-47 से करके पूरा हाईवे ब्लॉक किया जाएगा? ये लोगों को दहशत में लाने के लिए, डराने के लिए क्या पर्याप्त नहीं है? ब्रजेश जी, व्यक्तिगत दुश्मनी के तहत अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्या कार्रवाई की आपने? एक भी कोई भी किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई? 25 घंटे से ज्यादा हो गए। इस वक्त जब हम आप बहस कर रहे हैं तब 25वां घंटा चल रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और एक भी आरोपी अब तक अरेस्ट नहीं हुआ। आरोपी अरेस्ट हो जाएंगे, खुलासा भी हो जाएगा और जो अधिकारी अगर इस पे जिम्मेदार हैं, 3 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। आपने खुद इसका खुलासा किया कि गाड़ी गुड़गांव से 8 जून को जो चोरी हुई, बरामद उत्तराखंड से हुई। बड़ा एक नेक्सस है, खुलासा भी हो जाएगा। अधिकारी हेमंत तिवारी, जो कुछ भी गाजियाबाद में हुआ और एनसीआर क्षेत्र में हो रहा है, हाईवे पर तो अब डर लगता है और खासतौर पर ये जो घटना AK-47 के साथ हुई है, वो तो किसी को भी दहशत में लाने के लिए पर्याप्त है। डर ऐसे ही बैठता है लोगों के दिमाग में। बिल्कुल सही बात है। शायद ऑर्गेनाइज क्राइम का पिछले 1-1.5 दशक की सबसे बड़ी घटना है जो सरेआम हुई है और ऐसी घटनाएं होती नहीं, मुझे लगता है कि कृष्णानंद राय के बाद ये दूसरा मेजर अटैक है जो इतने सफिस्टिकेटेड और
प्रतिबंधित आर्म्स के साथ हुआ है? जी हाँ, ऐसा है कि AK-47 का इस्तेमाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नई बात नहीं है, 91-92 से होता रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर के सरकार पे तमाम सवाल उठ रहे हो, ऐसे में इस तरह की घटना निश्चित रूप से सरकार पर हमले का पूरा मौका देती है। और सरकार को ईमानदारी से इस चीज को स्वीकार करना चाहिए कि क्रिमिनल इंटेलिजेंस के नाम पर उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ नहीं हो रहा है। और इस तरह की घटनाएं अगर हुई हैं तो निश्चित रूप से इससे सरकार की नाकामी साबित होती है। कम से कम उन अफसरों को देखिए, वेस्टर्न यूपी में जब पोस्टिंग होती है अफसरों की तो ये समझा जाता है कि वहां कितनी पॉलिटिकल या पर्सनल राइवलरी कितनी चल रही है। ठीक है, तेवतिया का बहुत खराब काला अतीत रहा है, मर्डर केस में जेल जा चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। और 2007 के पहले इनकी छवि एक राजनेता की नहीं बल्कि हेमंत, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी को बदला लेना है तो क्या 20 सड़क पर लेगा? साहब मैं तो खुद कह रहा हूं, तेवतिया गुनहगार हैं तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो। बिल्कुल और क्या सड़क पर कोई किसी से बदला लेगा? सरकार इस बात की छूट देगी क्या किसी को? लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि सरकार को भी सोचना चाहिए। इस तरह की घटनाएं जब बराबर बढ़ रही हैं तो इस वक्त सबसे मुफीद मौका है जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को सामने आकर एक प्रयोग जो 25-30 साल से इंतजार कर रहा है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम, बताइए एनसीआर में इतना क्राइम हो रहा है, खुलेआम AK-47 चल रही है, इससे ज्यादा मुफीद मौका कोई नहीं मिलेगा। आप क्यों नहीं बनाते पुलिस कमिश्नर? आप प्रयोग के तौर पर दिल्ली एनसीआर को पुलिस कमिश्नर बनाइए। अगर यह साहस अखिलेश यादव दिखाते हैं तब शायद माना जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की, खास तौर से वेस्टर्न यूपी में जो राष्ट्रीय हेमंत, मुझे इस बात पर संदेह है कि उत्तर प्रदेश के जो IPS अफसर उनमें बहुत कम ऐसे हैं जो इस लायक हैं कि उनको पुलिस कमिश्नर प्रणाली का हिस्सा बनाया जाए। इनको बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। दारापुरी साहब, आप तो पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा रहे हैं, ये घटना क्या आपको विचलित नहीं करती, डराती नहीं है? नहीं, देखिए, ये जिस तरह से ये घटना हुई है, सड़क के बीच में हुई है, उससे ये लाजमी है कि सब में एक आतंकी भावना जो है वो पैदा होगी। और वैसे उत्तर प्रदेश तो पहले से ही इस प्रकार के अपराधों के लिए, गैंग वार के लिए वो जाना जाता है। ये जो गैंग वारफेयर जो है ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, जैसे अभी तिवारी जी ने बताया। पर ये एक ऐसी घटना है जिससे सबका आतंकित होना लाजमी है। ऑलराइट, तो एक्शन क्या होना चाहिए ऐसे लोगों पर? इसमें देखिए, एक्शन तो ये है 25 घंटे में कोई लीड नहीं। देखिए ऐसा है पुलिस, देखिए ऐसा है, ये स्टूडियो में बैठ के ये कह देना कि 25 घंटे में अभी तक नहीं पकड़ा। मैं अपना व्यवहारिक बताता हूं कि पुलिस को किसी भी गिरफ्तारी करने से पहले बहुत से क्लूज जो हैं, बहुत से उनको जो है वो जानकारियां प्राप्त करनी होती है और उसमें समय लगता है। जब सरेआम फायरिंग करके बड़ी गाड़ियों से भाग रहे हैं, आप उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि 25 घंटे में मैं क्लू क्या बता दूं? नहीं, देखिए, ऐसा थोड़ी नहीं पूछ रहा हूं कि आप क्लू दीजिए, लेकिन ऐसे गलत लोगों को आप डिफेंड करते हैं। जब आप तो सीनियर अफसर रहे हैं, आप क्या नजीर देना चाहते हैं? देखिए, जो गाड़ियों की बात आई है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां अगर आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, रोड पे ही तो चली होंगी, उड़ कर तो नहीं गई होंगी। आपने क्या नाकाबंदी की? ऐसा है, जो गाड़ियों के बारे में जैसे आया है कि गाड़ियों के ऊपर फेक नंबर प्लेट लगी है, और दूसरा ये है कि गाड़ी थी व्हाइट कलर की, 7:30 बजे से मैसेजेस हो रहे थे, चैनलों पर खबर थी, उसके बावजूद बॉर्डर सील क्यों नहीं किए गए? और जब यह भी स्पष्ट था कि मेरठ की तरफ भगे, देखिए, वो तो गाड़ी छोड़कर वो चले गए, तब आपने गाड़ी रिकवर की। ये आपकी उपलब्धि नहीं है जो आपने गाड़ी बरामद की। जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें कंट्रोल रूम के माध्यम से ये होता है। और आजकल अपराधी भी इतने चुस्त और चालाक हो चुके हैं कि वो भी पुलिस के बारे में जानते हैं, वो कहां पकड़ सकती है, कहां नहीं पकड़ सकती। तो इसलिए वो जो सीधे रास्ते हैं जिसमें पकड़ हो सकती है, उसको छोड़ के दूसरे रास्ते अपनाते हैं। ऑलराइट, विजय बहादुर पाठक, जो कुछ भी घटना हुई, मैं पहले तो आपसे भारतीय जनता पार्टी के उस पर रुख स्पष्ट समझना चाहूंगा, क्योंकि आपके नेता के दामन पर भी दाग हैं। ट्रिपल मर्डर के भी आरोप में शामिल रहे हैं और एक हत्या के मामले में भी, और दिल्ली में भी हुए एक मर्डर के मामले में ब्रजपाल तेवतिया रहे हैं। तो ऐसे दागदार लोगों को तो चिपका के आपने रखा, और आज आपको तेवतिया के ऊपर हमले का बड़ा दुख हो रहा है। अब ब्रजेश जी, तेवतिया कौन से दूध के दूल्हे थे? आपने ही ये सवाल खड़ा किया, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार गैंगवार कराएगी? अपराधी हैं तो अपराधी पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर सरेआम आप सोचिए कि कितने अपराधी बेखौफ हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े नेता हैं, उनका मकान है वहीं पर, उस मकान के पास इस तरह इतनी बड़ी वारदात होना, यानी कहीं न कहीं जो लोग थे वो इतने बेखौफ थे कि उन्हें पता था कि उनका कुछ नहीं होने वाला है।
अच्छी खासी धनराशि भी इन्वॉल्व हुई होगी, दो बड़ी बड़ी गाड़ियां एसयूवी इन्वॉल्व हुई। खुद आपने बताया कि वो असलहों के जखीरे थे, छोड़कर भाग गए। जो छोड़कर भागे, सोचिए कि उससे कितने महत्वपूर्ण असलहे होंगे जो वो लेकर गए होंगे। जिसको नहीं ले जा पाए उसको छोड़ दिए। मुझे एक बात गाड़ी के बारे में सुनिए ब्रजेश जी, गाड़ी के बारे में और रिपोर्ट के बारे में सुबह मैं ईटीवी देख रहा था, जो खुलासे आपने किए वही बाद में जाकर के नहीं, हमें तो ADG सुनिए, मैं पुलिस को फॉरवर्ड कर रहे हैं। नहीं मैं ठीक है, हमें गुड़गांव से लीड मिली कि गाड़ी गुड़गांव की थी, मैंने पुलिस को। अरे भाई ब्रजेश जी, मेरा ये कहना है कि अगर टीवी चैनल के पास रिपोर्ट है और जानकारी है, उनके खुलासे पर पुलिस डिटो करने की स्थिति में है, तो यह काम पुलिस के उस तंत्र ने मुझे क्यों एक नहीं बात किया? बताइए, तेवतिया जैसे लोग क्यों बार-बार इस तरह की परिस्थिति पैदा तेवतिया होती जैसे है? लोग बीजेपी की मजबूरी क्यों हैं? और ब्रजेश जी, तेवतिया जैसे लोग बीजेपी की देखिए, मजबूरी क्यों हैं? विषय को ऐसे भटकाइए दागी- मत। अगर नहीं, हाईवे क्यों? पर सुनिए, सवाल बनेगा, सवाल बनेगा, आपको जवाब उस सब देना उन पड़ेगा सवालों का उसका। उत्तर देंगे। आप ये नहीं कह लेकिन सकते कि वो अगर साधु हाईवे है वो। पर गैंगवार हो अगर रही कोई है, क्रिमिनल बैकग्राउंड का उत्तर है प्रदेश में तो अपराधी बीजेपी को उस पर बेखौफ जवाब हैं, देना पड़ेगा। तो इस पर भी उत्तर देना चाहिए सरकार को कि क्या इस तरह की परिस्थितियां क्यों बन रही हैं और क्यों इतना है। और दूसरी बात, आप कहते हैं चेकिंग की बात, सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता की गाड़ी चेक करता है एक दरोगा, और उस गाड़ी में असलहे के जखीरे बरामद होते हैं। उस दरोगा को, उस कोतवाल को यह सरकार हटाकर यह संदेश देती है कि किसी गाड़ी की यदि चेकिंग करेंगे और वो हमारा कार्यकर्ता होगा तो उस पर कार्रवाई जूही सिंह करेंगे। जब- कैसे गाड़ी चेक होगी भाई? कैसे पता लगाया जाए? ऑलराइट, जूही सिंह, जब मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल है, तो उसके पीछे कई उदाहरण भी हैं। और आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल आया इलाहाबाद हाईकोर्ट से। आपने कहा बुलंदशहर गैंग रेप मामले में आपने सब कार्रवाई कर दी, सारे सही अभियुक्त तो पकड़े हैं, हाईकोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया और उसकी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। ब्रिजेश अब जी, क्या आप इंतजार कर रही हैं इस बात का कि इस शूट आउट की भी सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए? ब्रिजेश जी, ये साबित करता है कि आपकी कानून व्यवस्था पर पकड़ बहुत ढीली है और आपको ये बात स्वीकार करनी चाहिए। हम ऑलरेडी तक हाईकोर्ट इस वक्त सिफारिश पर पोस्टिंग करेंगे आप लोग? हम ऑलरेडी हाईकोर्ट में कह चुके थे कि हमें सीबीआई जांच से कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि भाजपा बार बार एक प्रश्न खड़ी करती है, जो कि विजय बहादुर पाठक जी भी कर रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश सरकार की जांच चाहे कितनी भी सही हो, चाहे कंक्लूजन वही निकले, लेकिन वो निष्पक्ष नहीं होती है। तो अगर हाईकोर्ट ऑर्डर कर रहा है बुलंदशहर की जांच सीबीआई द्वारा करें, जल्दी से जल्दी करें। मैं पाठक जी से इस पैनल पर कहना चाहती हूँ कि फिर उसको बदायूं की तरह, मोहनलालगंज की तरह कई सालों तक खींचा न जाए, जल्दी से जल्दी समयबद्ध तरीके से उसकी जांच करें। और अगर इतनी उत्तर पकड़ प्रदेश ढीली सरकार क्यों है जूही सिंह? बिल्कुल बहुत नहीं ढीली है। पकड़ है, ब्रिजेश बहुत जी ढीली ढीली नहीं पकड़ है। है। हाईवे पर लोग सुरक्षित नहीं है। ब्रिजेश जी, कुछ साल दो बड़ी पहले घटनाएं इस बात का उदाहरण है। व्यक्तिगत यहाँ पर दुश्मनी होती है। पौंटी चड्ढा वाला आप कांड ले लीजिए, बहुत बड़ा कांड था। फार्म हाउस में गोली मारी गई, जहां पर किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी हो, कोई व्यक्ति खुद भी जिसके खिलाफ चार्जेस हो, तो उसमें किसी भी कानून व्यवस्था को उसको नियंत्रित करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बड़ी प्लानिंग अब के तक तो तहत ये सब नाकामी है काम आपके होता हाथ में, तो कुछ नहीं बताना है। खुलासा होगा। आप मुझे बताइए कब तक खुलासा होगा? जल्दी से समय जल्दी दीजिए। होगा, जल्दी से जल्दी होगा। बुलंदशहर मामले में तो मुख्यमंत्री ने कहा 24 घंटे में अगर खुलासा नहीं हुआ तो उच्चतम स्तर पर कार्रवाई। इस मामले में तो मैं देखता हूँ सब कोई शांत है। ब्रिजेश जी, Why? कार्रवाई होगी और सही कार्रवाई होगी और सही लोग अरेस्ट होंगे। आप लोगों से भी बहुत इनपुट। हेमंत तिवारी, क्या ये लगता है कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से माफिया राज लौट आया है? भाई, इस घटना से तो यही नजर आता है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस, खासतौर से वेस्टर्न यूपी की पुलिस में स्थित प्रज्ञता जैसी दशा आ गई है। क्रिमिनल इंटेलिजेंस क्यों फेल है? जब आपको मालूम है कि ये राजनेता इसका अतीत आपराधिक रहा है, इसके 10 दुश्मन हैं, तो आप क्यों नहीं, आपकी पुलिस इस लाइन पे भी काम करती? जो आपराधिक अभिसूचना का काम होता था, जिसको क्रिमिनल सुरागरसी कहते थे, वो शून्य हो गई है। जावेद अहमद ने जब डीजीपी का चार्ज संभाला तो उन्होंने पहली बार कहा था कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस में क्रिमिनल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप करेंगे। कहां है? और जो कप्तान, जो डीआईजी रेंज, जो आईजी जोन ये नहीं कर रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई हो रही है? क्या इनको पता है? चलिए मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं, डीपी यादव के 100 दुश्मन हैं, उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, 10 लोग घात में लगे रहते हैं, किसी दिन ऐसी घटना हो जाएगी तो कौन जवाब देगा? यहां तो अखिलेश यादव को सख्त होने की जरूरत है। और इतनी बड़ी घटना हुई, घटना के तुरंत बाद प्रॉपर नाकेबंदी क्यों नहीं हुई? लोग पकड़े क्यों नहीं गए? इसकी जवाबदेही तो एसएसपी गाजियाबाद की बनती है। एसएसपी गाजियाबाद क्या कर रहे हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? दूसरी बात, मैं एक चीज और जोड़ता हूं हेमंत जी। कि एनसीआर क्षेत्र में मुझे लगता है कि पुलिस वालों ने बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को संरक्षण दिया है। उसकी 2-3 मामले मैं आपको बताता हूं। अनिल दुजाना गैंग को संरक्षण पुलिस का है, नोएडा पुलिस का रहा, पहले भी रहा है, आज भी है।
और गाजियाबाद पुलिस भी इसमें सम्मिलित है। सुंदर भाटी के गैंग को संरक्षण मिला है और इन लोगों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के उद्योगपतियों से रैंसम लिए हैं, वसूली की, एक्सटॉर्शन किया है और प्रॉपर इनको संरक्षण दिया गया। आज वही गैंग बढ़कर इस कदर इतने बेकाबू हो गए हैं कि अब वो सरकार के लिए चुनौती बन गए। साहब हम और ऐसे आईपीएस अफसरों को भी चिन्हित किया जाए जिनकी लंबे समय तक एनसीआर में तैनाती रही और इन गैंग को संरक्षण दिया गया है। बिल्कुल सही कहा, ऐसे आईपीएस अफसर नहीं, पीपीएस अफसर बहुत हैं और कांस्टेबलरी से लेकर के सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तो बहुत हैं जो घूम फिर कर कोई पोस्टिंग जिनकी होती है, जिनके करोड़ों के मकान है दिल्ली एनसीआर में। हम कह रहे हैं कि मकान बनाओ, लूटो, करो, लेकिन सरकार के नाम पे धब्बा। अरे किस कीमत पे? जनता की कीमत पे। शर्म आनी चाहिए। सवाल यह है, शर्म आनी चाहिए। सवाल यह है कि आज अगर अखिलेश यादव अभी भी संबंधित एसएसपी या और संबंधित पुलिस अफसरों पर एक्शन ले लें तो एक संदेश जाएगा। यहाँ एक संदेश देने की भी जरूरत है। दारापुरी साहब, ये पुलिस का संरक्षण भी तो इसमें हासिल ही होगा। नहीं, देखिए, ऐसे ये ऐसा सब है। माफिया इतने बड़े हो गए कि ये सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। अनिल दुजाना गैंग आपने तो बहुत सुना होगा, सुंदर भाटी गैंग, अब ये हसनपुरिया गैंग, कितने गैंग हैं अभी, सुशील मूछ गैंग, इनके पास बताते हैं कि इतनी AK-47 है कि शायद राज्य सरकार का जखीरा छोटा पड़ेगा। नहीं, जो बात आप कह रहे हैं उसमें ये संभावना हो सकती है, पर इसका हमें ये भी देखना है कि ये जो गैंग है, ये गैंग जो है राजनीतिक संरक्षण पाते हैं और बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं जो कि गैंगों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कितने परिस्थिति में- पुलिस वाले हैं जो गैंग से जुड़े हुए हैं? हाँ, ये बात सही है। काफी हेमंत की बात सही है, आप जांच करा लीजिए तो सब इंस्पेक्टर सिपाही से लेके एडिशनल एसपी और आईपीएस अधिकारी तक उन गैंग का हिस्सा हैं, बशर्ते निष्पक्षता से जांच हो। ये बात- किन किन की वहां पर लंबे समय तक तैनाती रही है नहीं, जिन्होंने ये- दुजाना और भाटी गैंग को संरक्षण दिया? ये क्या बात- एक्शन लिया गया उन लोगों के खिलाफ? कुछ नहीं लिया गया। आपकी ये बात बहुत हद तक सही- एसटीएफ सही के हो नाम पर सकती वहां है। जो लोग पोस्ट है सही- उन्होंने क्या क्या कांड किए हैं? परंतु आप इस बात को भी तो देखिए ना कि जो पुलिस है अपने काम करने में वो स्वतंत्र नहीं है। मेरा पूरा विश्वास है कि अगर पुलिस को कार्य तो स्वतंत्रता वर्दी दी जाए- उतारिए और गैंग का हिस्सा हो जाइए फिर। देखिए ऐसा है, और आप भी वही करिए जो गैंगस्टर्स कर रहे देखिए, हैं। सही और गलत आदमी तो हर एक विभाग में होते हैं, हर एक संस्था में होते हैं, तो सब गलत नहीं हो सकते। आप मुझे बताओ, उस आप वक्त तो जरूर पुलिस हो अफसर हो, मुझे एक बात का जवाब दो। इतनी बड़ी तैयारी के साथ हमला हुआ कि 2 AK-47, कार्बाइन, पिस्टल, 2 गाड़ियां, 20 सड़क पर हमला, ये क्या कोई सामान्य बात है? नहीं, सामान्य बात इसकी नहीं है। तैयारी तो की गई होगी ना? नहीं, पर आप इस बात को भी तो ध्यान में रखिए ना कि ये जो गैंग्स हैं इनके साम्राज्य कितने फैल चुके हैं, ये आर्थिक तौर पर कितने सशक्त हैं और राजनीतिक संरक्षण कितनों को किस हद तक मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस के पास हर एक आदमी पे हाथ डालने में पुलिस वालों को 10 बार सोचना पड़ता है। वो इसलिए है क्योंकि पुलिस वालों को कार्य स्वतंत्रता नहीं है, उनके ऊपर जो राजनीतिक है उसकी बहुत बड़ी दखलंदाजी है, जिसके कारण कई बार पुलिस वाले प्रतिक्रिया से डरकर नहीं करते और कई बार गलत कारणों से भी कोई कार्रवाई नहीं करते। अपने फायदे के लिए भी करते हैं। हाँ, ये सही है। और विजय बहादुर पाठक, मैं इस बात से क्या सहमत को हूं। पुलिस का साथ हासिल है? पूरी तौर पर संरक्षण है। हेमंत जी की बात को ले लीजिए या दारापुरी जी की बात को ले लीजिए या जो उस पूरे बहस को आप चला रहे हैं वो आपकी बातों को भी ले लीजिए, सत्ता के उच्च स्तर पर संरक्षण और अधिकारियों का जो एक गठजोड़ है, इस गठजोड़ के कारण राज्य में अपराधों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। बड़ा सवाल 4.5 साल में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कार्यशैली पर है। वो अपने ही अल्टीमेटम देते हैं पर अपने ही अल्टीमेटम पर कार्रवाई नहीं करते हैं। कल जब कोर्ट में सीबीआई को लेकर बुलंदशहर पर चर्चा चल रही थी और जो बातें आई थी, तो मुझे नहीं लगता कि क्या मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं आई होगी, और अगर आई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आप खुद कह रहे हैं कि कल की घटना के बाद से लगातार ईटीवी पर ये बातें चली, मैंने भी देखी, मैं बाहर था। और अगर ये सारी जानकारियां चैनल के लोगों के पास है ईमानदारी से, तो पुलिस के पास क्यों नहीं है, और है तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तब भी जब ये बात ऑटो से मदद नहीं करना चाहते हैं, जब बात क्योंकि पुलिस का रोल संदिग्ध है उत्तर ब्रजेश प्रदेश जी, में। जब ये बात ऑटो वो से चैनल को देने में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं बजाय पुलिस को देने में। जी, ऑटो से असलहे की बरामदगी हुई तब भी ईटीवी ने कहा था कि यह बड़ी गाड़ी में बरामद हुआ और अंतोगत्वा सरकार के अधिकारियों ने यह स्वीकार किया न। तो अगर ये घटनाएं सच के करीब हैं तो इस सच को देखें तो मुख्यमंत्री आखिर एक्शन कौन लेगा? ब्रजेश जी, जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को लेकर सख्ती तो बरतनी पड़ेगी और सख्ती बरतने का अधिकार जिसके पास है बरतना उसी को है। और जूही सिंह जी, मैं 1-2 घटनाओं का आपसे जिक्र करूंगा। सुंदर भाटी गैंग है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर में आतंक का पर्याय है। दुजाना गैंग भी उसके साथ शामिल है और समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी का उनको संरक्षण भी हासिल है। ग्रेटर नोएडा में इन लोगों ने कम से कम 50 से ज्यादा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एक्सटॉर्शन वसूला। बहुत शिकायत हुई, उसके बाद बामुश्किल इन दोनों के जेल बदल पाए आप लोग।
तो हम ये क्यों न माने कि इनको संरक्षण हासिल है? मामला जब खुलता है तब आप एक्शन छोटा मोटा लेकर कार्रवाई कर देते हैं। अगर ऐसा है तो दुखद है, बिल्कुल हासिल नहीं होना चाहिए। और तो ऐसे एकदम पुलिस वाले हमारे चिन्हित क्यों नहीं किए जा रहे? मेरी चिंता सिर्फ इस बात की है ब्रिजेश कि जी, ऐसे पुलिस वाले चिन्हित अगर किए लगातार ये ऐसा हो रहा है जूही जी, IPS सबसे तो आप ये कहा करके नहीं बच सकती ना कि मैं अगर ऐसा बचती है नहीं हूँ, मैं ये कह रही हूँ कार्रवाई कि- तो आप ही लोगों को करनी एक पड़ेगी ना। मिनट, मैं ये बात कह रही हूँ पाठक कि जी, जब इनको बोलने पुलिस- दीजिए। पुलिस वाले इतने ज्यादा हताश हैं कि वो एक्शन नहीं ले सकते। इतना ज्यादा उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है कि हम उनको मना कर रहे हैं कि आप एक्शन, ऐसा मैं नहीं एक होता कदम है। आगे बढ़ के कहता हूं, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, गैंगस्टर के साथ ही है पुलिस वाले। तमाम पुलिस वाले ऐसे एनसीआर में अगर उनकी गोपनीय तरीके से जांच कराई जाए तो वो और गैंगस्टर एक गिरोह का हिस्सा हैं। और कहीं ना आप कहीं कभी इस बात को पुलिस में इस बात की चर्चा शुरू होगी, उन लोग को कब चिन्हित करेंगे? उन लोगों को चिन्हित करके वहां से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगी कि बिल्कुल हटा दें, क्योंकि ये जो पोस्टिंग ट्रांसफर अगर वो लोग मांग कर जाते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं वो मैं एक करने- सुझाव भी देता हूं कि ऐसे जी। सारे लोग चिन्हित किए जाएं, एक साथ उनका पूर्वी उत्तर प्रदेश में तबादला हो बिल्कुल होना और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन अफसरों को पश्चिम हो में जाएगा। जाएगा, हो जाएगी आखिर बात। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग स्पेशलाइज्ड मुख्यमंत्री एनसीआर में ही और कैसे नौकरी करेंगे? करेंगे? जो अधिकारी अपने 99 कर्ता पर जब परायणता कर रहे 99 से हैं, जांच जो काम शुरू ठीक से होगी। कर रहे हैं उनको तो हटा करके संदेश और दे रहे हेमंत हैं तिवारी क्या कि हम किया जाना अपराधियों के चाहिए? संरक्षक हैं, हेमंत, उन पर हाथ क्या नहीं ये डालिए। प्लीज पाठक जी प्लीज, क्या ये विकल्प है कि ऐसे सभी अधिकारी चिन्हित किए जाएं और उनको बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग दी जाए और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के लोग पश्चिम भेजे जाएं? कुछ देख- लोगों के क्या ठेका पट्टा हो गया है कि वही पश्चिम में नौकरी करेंगे? देखिए साहब, वो ऐसा इलाका है जहां सिपाहियों के भी करोड़ों के मकान हैं। क्यों हैं? इस तरह की कोशिशें कई बार हुई हैं, पिछले रिजीम में भी हुई थी, इस रिजीम में भी हुई है। यही पॉलिटिकल आका उनके आके उनका तबादला रुकवाते हैं। और जो अफसर ऐसा करने की कोशिश करता है, मुझे जहां तक मालूमात है, ये जो डीजीपी हैं जावेद अहमद साहब, इन्होंने भी कोशिश की ऐसी, लेकिन कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? ये अपने आप में ही जवाब है इस सवाल का। नंबर एक, ऐसे नेता भी तो चिन्हित करो ना जो इनके ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं। मैं आपने एक सुझाव दिया। मैं उत्तर प्रदेश के हित में एक बात कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव की शराफत का फायदा नाजायज क्यों ले रहे हैं इनके नेता और इस तरह के अफसर? अरे कब तक इस ये वक्त- शराफत की इस बात वक्त- करेंगे? बार-बार मैं- कब तक आप 4.5 साल तक शराफत पाठक बात जी, करेंगे? एक सामान्य सी बात कर रहा हूं। ये जो सुझाव आया इस पर अपनी लेना है। राय दीजिए, सुझाव पर केंद्रित रहिए कि क्या करे उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए। मैं वही बता रहा हूं। चिन्हित करो, एक हफ्ते के भीतर इनका तबादला मैं होना चाहिए। वही कह रहा हूं, बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले बिना विलंब किए एनसीआर एक आप पुलिस कमिश्नरी बना दीजिए एनसीआर की, और उसमें क्रिमिनल इंटेलिजेंस की एक बड़ी अलग विंग ऑलरेडी पुलिस कमिश्नर सिस्टम में होता है। ऑल राइट, दारापुरी साहब, जी। क्या इस सुझाव जो आया है ये कि इन सबको चिन्हित करके तत्काल हफ्ते भर के भीतर तबादला किया जाए और 2-3 एडीजी लगाकर इसकी जांच कराई जाए, क्या ये सुझाव अमल में लाया जा सकता है कि इन सबको जो दागी हैं या जिनके भी जरा सा भी नेक्सस अगर गैंगस्टर्स के साथ है तो उनको तत्काल वहां से हटाया जाए? नहीं, बिल्कुल ये सुझाव पर अमल किया जा सकता है। पर एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी का रहा हो, आजकल अधिकारियों की कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है, जो स्थानीय नेता है, एमएलए हैं, मंत्री हैं या दूसरे जो है, उनकी मांग के अनुसार होती है। और जब तक ऐसा होता रहेगा और अधिकारियों की जो पोस्टिंग है वो स्वतंत्र रूप से, जैसा कि पुलिस सुधार आपकी ने कहा पुलिस है, वो आपकी तब तक पुलिस है। ऐसा ही होता रहेगा। आपकी पुलिस है जो नेताओं के सामने घुटने टेक कर अपने ट्रांसफर कराती है। इस शर्मिंदगी का एहसास पुलिस को तब नहीं होता वो देखिए, जब आप इसलिए अपनी वर्दी बेच आते हैं। वो देखिए, वो ऐसा होना इसीलिए संभव है क्योंकि जो क्या राजनीतिक लालच है आपको पोस्टिंग का? जो आप साइड में रहिए। जो राजनीतिक नियंत्रण इस समय पुलिस विभाग के ऊपर है, जब तक पुलिस सुधार लागू नहीं होंगे, पुलिस को कार्य से स्वतंत्रता- ऐसे अफसरों के साथ क्या और सुधार तब तक कीजिएगा ऐसे ही आप? चलता रहे, तब तक जो ऐसे ही गैंगस्टर चलता के दोस्त हैं उन ऐसे पुलिस ही अफसरों को आप कमिश्नर क्या कुछ भी बना देंगे तो वैसे ही रहेंगे। विजय बहादुर पाठक, 20 सेकंड। ब्रजेश जी, मुख्यमंत्री अपनी नीति और नीयत दोनों ठीक करें। वो कहते हैं करने के लिए पर करते नहीं हैं। उन्हीं दबाव में जो अधिकारी कर्मचारी काम करते हुए पाए जाते हैं उन पर तो एक्शन हो जा रहा है। तो संदेश साफ है कि सरकार अपराधियों की संरक्षक है, कार्रवाई करना नहीं चाहती है। जब बहुत आरोप लगेगा तो बुलंदशहर की तरह राजनीति साजिश करार करके मुख्यमंत्री उसका समर्थन कर देंगे। बहुत बहुत इससे धन्यवाद। बहुत बहुत निराकरण धन्यवाद। नहीं होना है, निराकरण करने का काम करना शुक्रिया। चाहिए, ईमानदारी से काम करना धन्यवाद। जूही सिंह, हेमंत तिवारी, एसआर दारापुरी और विजय बहादुर पाठक, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम है, हालांकि बहस थोड़ी विस्तार रूप ले सकती थी लेकिन वक्त का अभाव। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं है कि
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसमें से एनसीआर के क्षेत्र में पिछले काफी समय से अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और उस पर नियंत्रण पाना कड़ी चुनौती है। ऐसे में उन दागी पुलिस अफसरों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए जो इस एनसीआर क्षेत्र के गैंगस्टर्स के साथी हैं और लंबे समय से इस क्षेत्र में तैनात हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे अफसरों को, ऐसे सिपाहियों को, ऐसे दरोगा, ऐसे इंस्पेक्टर, ऐसे डिप्टी एसपीज और एडिशनल एसपीज को चिन्हित करेगी जिनकी सारी दिलचस्पी सिर्फ एनसीआर क्षेत्र में नौकरी करने की है? इनको तत्काल ट्रांसफर किया जाए और दूसरे एरिया के पुलिस अफसरों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में पोस्ट किया जाए जिनकी इंटीग्रिटी पर कोई डाउट नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए।